हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के जो हमारा इस वीडियो में रहने वाला है वह विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन फैक्ट को भी हम कवर करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे, एसएससी, पुलिस किसी का भी, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा जो पहला प्रश्न क्या है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। जो इसका सही आंसर क्या होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। अगर हम बात करें साधारण नमक के रासायनिक सूत्र की तो क्या होता है NaCl होता है। क्लियर है। यदि पूछेगा आपसे कि जो NaCl किन तत्वों से मिलकर के बना है तो Na और Cl, Na क्या होता है सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड से ये मिल करके बना है। अगर पूछेगा जो इसका जो साधारण नाम क्या होता है, जो सामान्य नाम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है साधारण नमक कह लीजिए या फिर सामान्य नमक कह लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, यह समुद्र के पानी से वाष्पीकृत होकर के प्राप्त होता है। जो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है। ऑप्शन ए यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा, प्लीहा। इसका जो सही जवाब क्या होता है अग्न्याशय से। अगर हम बात करें इंसुलिन का काम क्या होता है तो रक्त में ग्लूकोज की शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का भी काम कौन करता है तो इंसुलिन करता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है एक्स्ट्रा पॉइंट में कि इंसुलिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह रोग होता है। ये बहुत बार आपसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, अगर अग्न्याशय के किस कोशिका से होता है तो आपका जवाब क्या होगा बीटा कोशिका से होता है। जो इसका जो निर्माण होता है वह बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। जो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किसने किया था। क्लियर है। जो गुरुत्वाकर्षण अल्बर्ट आइंस्टीन ने, थॉमस एडिसन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था। अगर हम बात करें गुरुत्वामूला की बात करें G=m1 × m2 अपान r²। क्लियर है। ये क्या हो जाता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये हमारा फार्मूला हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि m1। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि ये एक m1 हो गया और ये दूसरा जो पिंड क्या हो गया ये m2 हो गया। जो इनके बीच की जो दूरी होती है वह क्या होती है वो r होती है। ठीक है। कोई भी दो पिंड यहाँ पे इसकी जो दूरी r होती है तो वही जो इनका जो अट्रैक्शन होता है वही इस फार्मूले के द्वारा क्या दर्शाया गया है। क्लियर है। यहाँ पे लिखा भी एक्स्ट्रा पॉइंट में न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझाया था। यदि आपसे पूछेगा कि किस पुस्तक में इसका देखने को मिलता है तो पुस्तक का नाम क्या है प्रिंसिपिया नाम की बुक थी। क्लियर है। हमारा देखिए जो अगला प्रश्न क्या है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान क्या रहता है। ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 310 केल्विन, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 370 केल्विन। इसमें जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी 310 केल्विन। अगर इससे महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें जो केल्विन होता है वह SI मात्रक होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए हम तापमान को हम सेल्सियस में भी मेजरमेंट करते हैं और हम फ़ारेनहाइट में भी मेज़र करते हैं, लेकिन जो केल्विन होता है ये SI मात्रक में आता है। यहाँ पे देखिए अगर शरीर के जो तापमान की बात करें फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दे रखा है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और वहीं सेल्सियस की बातें करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी की तापमान होता है। अगर एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जल का हिमांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। जल का हिमांक मतलब जल किस टेम्परेचर पर जमना शुरू हो जाता है तो कितना होता है 373 केल्विन पर। क्लियर। हमारा अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। वाट, डायोप्टर, जूल, कैंडेला। इसका जो सही जवाब क्या होगा डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है वह डायोप्टर में मेजरमेंट की जाती है।
यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट में दे रखा है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर हम बात करें, लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह उत्तल लेंस होता है और जो दूसरा होता है अवतल लेंस होता है। हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें लेंस सूत्र की, तो जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u क्या होता है, ये लेंस का फार्मूला होता है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। हमारा देखिए जो अगला प्रश्न हमारा क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। क्लियर है। इसमें जो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचरित होता है। अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि जो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली में उभार होता है जिसे क्रिस्टे के नाम से भी जानते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का अपना डीएनए और यहाँ पे आरएनए पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि किस में खुद का डीएनए आरएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, 7, 7.48। इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। क्लियर है। अगर हम इससे महत्वपूर्ण फैक्ट की बातें करें तो 7.4 पीएच होने के कारण रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर पीएच स्केल की बातें करें तो पीएच स्केल को किसने बनाया था, तो सोरेनसन ने बनाया था। ये जो स्केल होता है इस पे 1 से लेकर के क्या होता है, 1 से लेकर के 14 तक इसमें नंबर होता है और 1 से लेकर के 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है और 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है और 7 से 14 तक क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ये आपको याद रखना है। 1 से 6 तक क्या होता है, अम्लीय, 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है और 7 से 14 नंबर तक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं क्षारीय होता है। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका जो सही जवाब क्या होगा, विटामिन के। विटामिन के ही कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। किसके कारण, तो विटामिन के कारण होता है। देखिए विटामिन के की कमी से चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। इसे थाइरोक्विनोन भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला कि विटामिन के से और भी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो जो विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा जो विटामिन के होता है ये किस में घुलनशील होता है, तो ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के की खोज हेनरिक डैम ने किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विटामिन के की खोज किसने किया था, तो हेनरिक डैम ने किया था। कब किया था, तो 1929 ईस्वी में किया था। कब, 1929 ईस्वी में विटामिन के की खोज होती है। क्लियर है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, जो प्रकाश वर्ष होता है वह एक दूरी का मात्रक होता है। क्लियर है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए जो प्रकाश वर्ष, आपको ये पता चल चुका कि दूरी का मात्रक होता है, उसके साथ ही साथ एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगर देखें कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, ये प्रकाश की गति होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड होता है और एक प्रकाश वर्ष में मतलब कैसे एक लाइट ईयर में कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 कितना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर हम बात करें 9 पॉइंट की, हम कैसे 9.46 ट्रिलियन भी कह सकते हैं, ट्रिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं, याद रखिएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। इससे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें, जो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है N2O। N मतलब नाइट्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है। देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा कि इसका जो रासायनिक सूत्र N2O, इसे डेस्टिंग में एंथेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसका जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है कि यहाँ पर डेस्टिंग में एंथेसिया के रूप में भी किया जाता है। यह एक रंगहीन और हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। अगर पूछेगा कि ये कैसा होता है, इसके विषय में इसका नेचर की बात की जाएगी तो यह एक रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है और साथ में हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। अगर हम बात करें खोज का, देखिए इसका जो खोज किसने किया था, किसका, तो लाफिंग गैस का, तो कौन किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। कब किया था, तो 1772 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, लाफिंग गैस का किया गया था। अब देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और डी फार्मिक अम्ल। इसका जो सही जवाब हमारा क्या होगा, इसका जो अगर हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो HCOOH होता है। क्लियर है। जिसे हम रासायनिक नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कि अगर इसके उपयोग की बात करें, इसका जो फार्मिक अम्ल का क्या क्या उपयोग होता है, पहला चमड़ा उद्योग में किया जाता है, दूसरा वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है, तीसरा रबड़ के निर्माण में भी किया जाता है और चौथा पशु चारे के संरक्षण में भी किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, जो फार्मिक अम्ल का जो उपयोग क्या होता है, चमड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, रबड़ के निर्माण में, पशु चारे में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, लोहा है, ऑस्मियम है, सोना है और शीशा है। इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्मियम हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें, सबसे वजन की बात हो गया तो ये तो ऑस्मियम हो गया, लेकिन सबसे हल्की धातु की बात की जाएगी तो यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। अब देखेंगे ऑस्मियम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को। ऑस्मियम एक रासायनिक तत्व होता है। क्लियर है। ये क्या होता है, एक रासायनिक तत्व होता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है OS होता है। ठीक है। अगर देखिए परमाणु संख्या की बात करें तो क्या होता है, 76। इसकी जो परमाणु संख्या कितनी होती है, 76 होता है। अगर इसके समूह की बात करें, वह किस समूह में पाया जाता है, तो प्लेटिनम समूह धातु में पाया जाता है। और इसके कलर की बातें करें, इसका कलर कैसा होता है, तो नीला भूरा में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि जो ये ऑस्मियम का जो कलर होता है वो नीला भूरा में पाया जाता है। देखेंगे जो इसका हमारा अगला प्रश्न के पे चलते हैं, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। देखेंगे इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब जो सूर्य के सबसे जो निकट होता है वो कौन सा ग्रह है, और बुध ग्रह है। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखिए, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी होता है। यह सूर्य के परिक्रमण केवल 88 दिन में कर लेता है। ठीक है। अगर सबसे पास रहने के वजह से यह क्या करता है, केवल 88 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन,
और प्रोपेन। इसका हमारा जो सही जवाब क्या होगा, मीथेन होगा। क्या ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में भी दे रखा है, बायोगैस में लगभग 55 से 75% तक मेथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, इसे मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे गोबर गैस बायोगैस का एक रूप होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि जो गोबर गैस होता है वो भी एक बायोगैस का एक रूप होता है। बायोगैस पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। बायोगैस उत्पाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत में बायोगैस को ग्रामीण ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि, जिसे इंग्लिश में साउंड कहते हैं, कि सबसे तेज गति किस माध्यम में होती है, तो वायु में होती है, जल में, ठोस में, निर्वात में। क्लियर। इसका जो सही जवाब हमारा क्या होगा, इसका जो सही जवाब क्या होगा, ठोस। क्लियर है। जो ध्वनि की जो सबसे तेज किसमें गमन करती है, तो ठोस में करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, अगर वायु भी ना हो, ये अगर एक वैक्यूम को क्रिएट किया जाए, ये मान लीजिए वैक्यूम है, इसमें एकदम निर्वात है, इसे एकदम निर्वात, कोई भी वायु का कण भी नहीं है। अगर व्यक्ति यहाँ से बोल रहा हो तो इस यहाँ तक भी वायु गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में भी दे रखा है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ये चल नहीं सकती है। अगर इसके देखिए महत्वपूर्ण बात को अगर देखें तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अगर पूछेगा ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो आपका जवाब क्या होगा, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है, यह बिना माध्यम का ये नहीं चल सकता है। ध्वनि का उत्पादन कंपन से होता है। ठीक है, ये जो भी ध्वनि हमें सुनाई देता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये कंपन से ही होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ये भी आपसे पूछ देगा कि ध्वनि तरंगे की कौन सी तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक, इतनी बात आप इस पॉइंट से, इस प्रश्न से याद रखिएगा। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो इसका जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जो आयोडीन से संबंधित तो हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बातें करें, तो जो इसका जो प्रतीक होता है, देखिए किसका प्रतीक, आयोडीन के प्रतीक की बात करें तो क्या होता है, आई होता है। हम आई से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम परमाणु संख्या की बातें करें तो इसकी जो परमाणु संख्या कितनी होती है, वह 53 होता है, मतलब हिंदी में 53 होता है। और यहाँ पे आवर्त श्रेणी में समूहों की बात करें तो कौन सा होता है, 17वें समूह में पाया जाता है। इसको अगर बात करें हैलोजन समूह होता है। ठीक है, हैलोजन समूह याद रखिएगा, यह हैलोजन समूह में पाया जाता है। अगर रंग की बात करें तो बैगनी काले रंग की ये अधातु होता है। ये आयोडीन क्या है, ये एक अधातु है और किस कलर का होता है, तो बैगनी काले रंग का होता है। ये याद रखिएगा। परिवार पूछेगा तो आप बता ही दिया कि हैलोजन परिवार का होता है, या मानव शरीर में थायराइड हार्मोनल के लिए निर्माण में आवश्यक होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। थॉमस एडिसन ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने, जेम्स वाट ने किया था। इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल ने किया था। किस सन में किया था, तो 1876 ईस्वी में इसका निर्माण किया, सॉरी इसका आविष्कार किया गया था। क्लियर है। यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में भी दे रखा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट कराया था। ये याद रखिएगा। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, थायराइड और यकृत। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि हो जाएगा। अगर हम यकृत से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें तो यकृत पित्त का उत्पादन करता है। ये बहुत बार आपसे पूछा है कि जो पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है, तो यह यकृत से ही होता है। और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। कौन करता है, तो यकृत। यकृत क्या करता है, विषैले पदार्थ जितने भी होते हैं उनको निकालने में भी मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा,
कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर के नाम से भी जानते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसमें ड्राइवर के पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। ये याद रखिएगा उत्तल दर्पण से। हमारा देखिए जो लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1350 से 1450 ग्राम, 1800 ग्राम। ठीक है, इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 1350 से 1400 ग्राम तक ये पाया जाता है। मानव मस्तिष्क की जो औसत भार होता है वह 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक पाया जाता है। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, ये पूछता है, कई बार पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग क्या होता है, सेरेब्रम होता है, जो बुद्धि और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। यदि ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको भैया अच्छे रखना है। देखिए सेरेब्रम को क्या करना है, आपको अच्छा रखना है, ख्याल रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये डिस्टर्ब हो गया तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे। क्लियर? इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कवर किया और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।